वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 सितंबर 2025 और 2 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे संघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान और भारतीय सेना द्वारा आयोजित युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एसजीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 2 सितंबर 2025 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने 1 सितंबर को पढ़ा कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता? अजय बाबू वलूरी ने। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कितनी दूरी का शानदार थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया? 85.01 मीटर। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 में ऊर्जा दक्षता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में जापान की यात्रा के दौरान भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के 15वें संस्करण में हिस्सा लिया। भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्टेड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? साणंद, गुजरात में। मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किसने किया? संजय सेठ ने। और कच्छ में स्थापित होने वाली रिलायंस की सौर ऊर्जा परियोजना का कुल क्षेत्रफल सिंगापुर से कितना गुना होगा? 3 गुना बड़ा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में कौन से पुरस्कार दिए? स्कोप एमिनेंस अवार्ड दिए हैं। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो मंथली वीकली टेस्ट आपको कल शाम को मिल चुका है और 1 सितंबर का भी आपको टेस्ट मिल चुका है। पीडीएफ भी मिल गई और टेस्ट भी आपको मिल चुका है। तो ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये है कि पूरे 1 साल का करंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। तो अच्छे तरीके से ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 2 सितंबर 2025 और पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही गजब का प्रश्न है। देखिए, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? गजब का प्रश्न है, पूरी डिटेल करवाऊंगा मैं आपको अच्छे तरीके से और पूरी डिटेल अच्छे तरीके से देख लेना। अभी ताज़ा हुआ है, ये तियानजिन चीन के अंदर हुआ है। कहाँ पे? तियानजिन चीन के अंदर है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। कौन से नंबर का है? 25वां नंबर का है और अपने भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने इसके अंदर भाग लिया है। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। देखो, यह संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक है। मेजबान देश है चीन। 2025 में चीन में आयोजित हुए यह एससीओ का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। ये अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। स्थान तियानजिन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन के अंदर इसका आयोजन 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक चला। चीन की अध्यक्षता में आयोजित एससीओ सम्मेलन, अब देखो, 2001 में चीन ने मेजबानी की, फिर 2006 में, फिर 2012 में, फिर 2018 और अब 2025 के अंदर, यानी कि अब 5वीं बार चीन ने एससीओ सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। यानी कि 5वीं बार चीन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और प्रमुख भाग लेने वाले नेता मोदी जी भारत की तरफ से, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के और राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, इन्होंने भाग लिया है। और इस बैठक का प्रमुख एजेंडा क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और संघाई भावना को बनाए रखना और गतिमान एससीओ थीम पर यह केंद्रित रहा है। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, प्रमुख एजेंडा गतिमान एससीओ थीम पर यह आधारित रहा था सम्मेलन। कौन सा? ये अभी एससीओ जो चीन के अंदर हुआ है। और आगामी 26वीं एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक
बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित की जाएगी। ये लीजिए भी आपके लिए आगामी भी घोषणा हो चुकी है। जो आगामी 26वीं एससीओ परिषद की बैठक होगी वो होगी किर्गिस्तान के अंदर आयोजित की जाएगी। तो याद रखना इसके बारे में अच्छे तरीके से, ये इतनी डिटेल मैंने करवाई है, बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेना। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? अभी रिपोर्ट आई है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा। तो वैश्विक जारी सूचकांक 2025 में भारत को मिला है 115वां स्थान। कौन सा मिला है? ऑप्शन नंबर सी, भारत को 115वां स्थान है मिला है। और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है आइसलैंड। पहले स्थान पे आइसलैंड है और भारत को 115वां स्थान मिल चुका है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड, लगातार पहले स्थान पर ये बना हुआ है जिसका स्कोर है 1.095। ये इसका स्कोर है। एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है सिंगापुर, जो एशिया के अंदर सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। यानी कि सबसे टॉप पर तो आइसलैंड है, लेकिन एशिया के अंदर बात करें अपने तो सिंगापुर सबसे टॉप पर है और इसकी वैश्विक रैंक है 6ठे स्थान पर। ये जो सिंगापुर है इसकी वैश्विक रैंक है 6ठे स्थान पर है जिसका स्कोर है 1.357। ये इसका स्कोर है। और भारत की स्थिति है 115वां स्थान जिसका स्कोर है 2.229। ये इसका टोटल स्कोर है। तो याद रखना भारत का रैंकिंग स्थान 115वां और स्कोर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर भारतीय सेना द्वारा आयोजित युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास आयोजित किया गया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे किया गया? अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा आयोजित युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का आयोजन किया गया। ज़्यादातर लगभग आपको पता है अभ्यास से प्रश्न आएगा ना, या तो उसका स्थान ही पूछा जाएगा या उसको उस अभ्यास का नाम पूछा जाएगा। बस इतना ही निश्चित तौर से एग्जाम में आता है। तो युद्ध कौशल 3.0 आयोजक है भारतीय सेना द्वारा। स्थान अरुणाचल प्रदेश का कामेंग क्षेत्र जिला और भूस्थिति ऊंचाई वाला दुर्गम और चरम जलवायु वाला क्षेत्र है। बाकी उद्देश्य तो पता ही है, बहुक्षेत्रीय युद्ध की तैयारी का परीक्षण, उभरती तकनीकों का एकीकरण और स्वदेशी रक्षा उद्योगों के साथ तालमेल बिठाना। ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य हो गया और ये आपको याद है करना। अब इसके अलावा एक अभ्यास और है वो आपको याद करना है। एक और किया इन्होंने अचूक प्रहार, ये पॉइंट अलग से है। अचूक प्रहार ये किया है भारतीय सेना की स्पीयर कोर और ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच में ये अभ्यास हुआ है अचूक प्रहार। ये भी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ये हुआ था 25 से लेकर 28 अगस्त 2025 के बीच में ये अभ्यास हुआ है अचूक प्रहार। भारतीय सेना की स्पीयर कोर ने और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक अचूक प्रहार युद्धाभ्यास किया है। तो ये अलग से है और ये युद्ध कौशल 3.0 है, ये अलग से है। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लागू किया गया है? ये देखो आपके सामने, हालांकि मैंने वैसे आपको करवा दिया है क्वेश्चन, लेकिन अब आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है। तो भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग जो सिस्टम है वो किस राज्य के अंदर लागू किया गया? तो ये किया गया है गुजरात के अंदर। कहाँ पर किया गया है? गुजरात के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है और ये सबसे पहले हुआ NH 48 पे। कहाँ पे? NH 48 पर। देखो क्योंकि भारत का पहला है ना तो मुख्य रूप से एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, उद्देश्य भारत के सड़क अवसंरचना में सुधार और टोलिंग प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम। टोल प्लाजा पर बाधा मुक्त और निर्बाध यात्रा को संभव बनाना है। कि टोल टैक्स वगैरह उसमें क्या है, निर्बाध यात्रा को उसमें संभव बनाना। प्रणाली का नाम मैंने बता ही दिया, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। यह टोल संग्रहण के लिए कैमरा और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करता है। आजकल पता है आपको टोल नाके पर कैमरा और डिजिटल तकनीक है उसका धीरे धीरे उपयोग किया जा रहा है। और प्रथम जो कार्यान्वयन स्थान है वो कहाँ पे किया जाएगा? इसका गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात में। और इसका जो NH होगा वो होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित है। 84 शुल्क प्लाजा और प्रमुख संस्थाएं रहेगी इसमें IHMCL यानी कि इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, तो ये रहेगी। और इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है उसके द्वारा प्रोत्साहित रहेगा और इसके साथ में रहेगी ICICI बैंक का भी सहयोग रहेगा। ये संस्थाएं हैं वो इसके अंदर शामिल
रहेगी। तो याद रखना NH48 और इसके अलावा कहाँ पे, गुजरात के अंदर। तो ये भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम है, लागू किया गया है। अगला देखो, भारत ने मोबाइल उपकरणों के लिए पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। यह इकाई किस शहर में स्थित है? ये देखो आपके सामने। ये देखो, जब जब पहले की बात आएगी तो एग्जाम में आपको प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो भारत ने मोबाइल उपकरणों के लिए अपनी पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। और ये इकाई है कहाँ पे? नोएडा के अंदर। नोएडा कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? नोएडा, उत्तर प्रदेश। देखो, भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री, इसका उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को किया गया। कहाँ पे? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। उद्घाटनकर्ता कौन थे? अश्विनी वैष्णव। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ये इसके उद्घाटनकर्ता थे। उद्देश्य, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम और भारत में मोबाइल उपकरणों के लिए टेम्पर्ड ग्लास का स्थानीय उत्पादन। ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य रहा था। अब इसमें मुख्य भागीदारी किसकी रही? एक तो भागीदारी है भारतीय कंपनी आर्टेमिस इलेक्ट्रॉनिक्स की, और एक अमेरिका साझेदार है कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड। ये अमेरिका की कंपनी है, इन दोनों का सहयोग रहा है। यह संयंत्र भारत अमेरिका तकनीकी सहयोग का उदाहरण है। और ब्रांडिंग, संयंत्र में उत्पादित टेम्पर्ड ग्लास को इंजीनियरिंग बाय कॉर्निंग प्रीमियर ब्रांड के अंतर्गत इसको निर्मित किया जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, इंजीनियर बाय कॉर्निंग प्रीमियर ब्रांड के अंतर्गत इसको निर्मित किया जाएगा। और ये भारत और अमेरिका के सहयोग से है। वो ये भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो ये कहाँ की गई है? नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि याद रखना, भारत और अमेरिका का इसके अंदर सहयोग रहा है। भारत के पहले राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क का उद्घाटन किसने किया है? आजकल ये एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं क्योंकि भारत का पहला ना। अब देखो, आज की क्लास में तीसरा प्रश्न आ गया, भारत का पहला। तो भारत के पहले राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च की गई नीति। अब इसमें देखो, लॉन्च की गई नीति है बायो 3 नीति के अंतर्गत है। एक बायो 3 है, इसमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार से संबंधित है। बायो 3 एक लॉन्च की गई नीति है। बायो 3 इसमें 3 चीजें आती है, एक अर्थव्यवस्था, एक पर्यावरण और एक है रोजगार। उद्घाटनकर्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। उद्देश्य, भारत को सतत बायोटेक्नोलॉजी और स्वदेशी बायो मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो 3 चीजें होगी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और है रोजगार। तो कौन सी? राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है, जो भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है? ये प्रश्न तो फिक्स है, मुझे लग रहा है आएगा एग्जाम के अंदर। तो ये भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया, जो भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है? तो नाम से ही पता चल रहा है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कौन सा? आदिवाणी लॉन्च किया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। देखो, आदिवाणी नाम याद रखना, लॉन्च करने वाला मंत्रालय भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय। उद्देश्य, भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक विकसित करना, यानी कि भारत का पहला ये AI संचालित जनजातीय भाषाएं हैं, उनको अनुवादक में ये विकसित करेगा। इसका बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। प्रमुख विशेषताएं, AI आधारित अनुवाद, दस्तावेजीकरण और शिक्षण की सुविधा, डिजिटल मंच के माध्यम से भाषाई संरक्षण और भाषाओं को लुप्त होने से बचाने की पहल इसके अंदर रहेगी। क्योंकि आजकल सिस्टम आपको पता है AI का सिस्टम है, सब कुछ इसी के माध्यम से चलता है। इसके अलावा भारत में जनजातीय भाषाओं की स्थिति देखें तो टोटल 461 जनजातीय भाषाएं हैं, जिसके अंदर 71 विशिष्ट मातृभाषाएं और इनमें 81 असुरक्षित हैं और 42 गंभीर रूप से संकटग्रस्त भाषाएं हैं। तो ये याद रखना है, टोटल 461 जनजातीय भाषाएं हैं, जिनको अब क्या होगा, AI संचालित जनजातीय भाषाएं हैं, उनको अनुवादक के रूप में उनको विकसित करना है। तो इसलिए आदिवाणी लॉन्च किया गया। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किस राज्य में नया एल्यूमिनियम स्मेल्टर और कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है?
तो ये की है उड़ीसा राज्य में। इसमें उड़ीसा राज्य के अंदर है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, उसने अपना एल्यूमिनियम स्मेल्टर और कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। बस थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो नालको के ऐतिहासिक निवेश, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भारत सरकार के खनन मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनी है। इसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कहाँ पे? उड़ीसा में। और एक नया एल्यूमिनियम सिम्युलेटर स्थापित किया जाएगा। तो ये एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। बस आपको मुख्य रूप से थोड़ा सा इसको नज़र में रखना है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या रही थी? तो आपको पता है हर वर्ष अपने बनाते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और उस अब की बार इसकी थीम क्या रही है? शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल। क्या है? शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल। ये अब की बार इसकी थीम है रही है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्या है, हर जो दिवस आता है उसकी थीम किसी भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 29 अगस्त 2025 थीम क्या है? शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल। ये इसकी थीम रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के उपलक्ष्य में फिट इंडिया मिशन के तहत 29 से 31 अगस्त तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका केंद्रीय संदेश मैंने बताया था ना, 1 घंटा खेल के मैदान में, वो है ये राष्ट्रीय मिशन फिट इंडिया मिशन। 29 से 31 अगस्त 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम में चला था। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, ओपन एआई ने पूर्व प्रमुख राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। यानी कि ओपन एआई ने पूर्व है ये कोर्सेरा प्रमुख हैं राघव गुप्ता, इनको भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया। और आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं उर्जित पटेल, ये थे अपने भारत के 24वें गवर्नर। अभी 25 में शशिकांत दास थे, 26 में संजय मल्होत्रा और 24 में थे उर्जित पटेल। इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये है टेलीग्राम ग्रुप, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, प्रताप क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको कोई सूचना है, कोई लिंक है, कोई सूचना आती है करंट की, तो सब आपको सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो ये होगा गोवा राज्य के अंदर। ये आपको बहुत सारे विद्यार्थी बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं करंट में आपको वही मुख्य चीज़ें करवाता हूँ जो आपकी काम की चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें नहीं करवाता। आपके लिए ज़्यादा समय भी ज़ाया नहीं हो और आपको 15 से 16 मिनट की क्लास के अंदर करंट भी कवर होता जाएगा। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण यानी कि लोन देने की जो समय सीमा है वो अब किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? 2025, 2027, 2028, 2030 तक। तो इसके बारे में अच्छे तरीके से मुझे जवाब देना है, और कब इसकी शुरुआत हुई थी इस योजना की वो भी मुझे कमेंट में बता देना। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी ऐसा ही कि अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट मेंस की टॉपिक वाइज चल रही है, 4th ग्रेड की बुक है ये लेना, लास्ट में आपका अच्छे तरीके से रिविजन हो जाएगा। और कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी 2nd ग्रेड के ये पुराने पेपर अपने अपलोड है। 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। 2 सितंबर की क्लास आपके लिए कंप्लीट हो चुकी है। बस आप एक काम करते जाओ, अपने एक एक विद्यार्थी को जोड़ते जाओ और वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।